विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं की विद्यार्थी मित्रों आज हम कक्षा 9वीं का छठा पाठ देखेंगे। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। लेखक है हरिवंश राय बच्चन। थोड़ा लेखक परिचय हम देखेंगे। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी की इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से जॉन बेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पदवी प्राप्त हुई है। तीर पर कैसे रखूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है। हरिवंश राय बच्चन जी की कृतियां है मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक उनके प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली कथांश से जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पतिभक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्करण में बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए है। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो मित्र, हरिवंश राय बच्चन हमारे जाने माने कवि थे। कई पुरस्कारों से पुरस्कृत किए गए, राज्यसभा के सदस्य भी नियुक्त हुए थे। और आपको जानकारी के लिए कह दूं कि हमारे जो महानायक है श्री अमिताभ बच्चन जी, उसके ये पिता है। हरिवंश राय बच्चन के पुत्र अमिताभ बच्चन है। तो यह पाठ जो है मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, लेखक ने अपनी पहली पत्नी जो श्यामा थी तो उसकी बीमारी के बारे में लिखा है। आप भी अपनी पुस्तक अपने पास रखना, खुली रखना, और जो मैं पढ़ती जाऊँ, समझाती जाऊँ, वो आप समझते जाना। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था, दुलारने वालों में એટલે लाड़ प्यार करना। मानी कि अगर हमें थोड़ी सी भी सर्दी खांसी हो जाए तो हम पूरा घर माथे पर ले लेते, सिर पे ले लेते हैं। वो मुझे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, जुकाम आ गया। लेकिन हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं कि मैं अपनी ऐसी सामान्य बीमारी को दुलारने वालों में नहीं था, मानी उसकी गणना करने वालों में नहीं था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। निर्भय मानी किसी भी प्रकार का उन्हें भय नहीं था। सामान्य सर्दी जुकाम हो तो लेखक को कोई भय नहीं था कि मुझे ये सर्दी जुकाम हो गया है। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था
कि बीमार होना अपराध है। माने कि जब हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखते, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो गांधी जी के मत से उसे हम अपराधी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा और हमारे शरीर को बीमारी लग गई। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। तो गांधी जी ने जो बात कही थी कि अगर हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे और बीमार हो जाएंगे तो हम अपराधी बन जाएंगे। तो लेखक कहते हैं कि गांधी जी की जो ये बात थे उसे मैं आगे ले गया। अपराधी को दंड लेना चाहिए। माने कि हमने शरीर को स्वस्थ नहीं रखा तो हमें अवश्य दंड मिलना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। मानी कि अगर मैं बच्चन जी कहते कि अगर मैं बीमार हो जाता तो मैं लेट नहीं जाता, लेकिन आराम नहीं करता, लेकिन अपने शरीर से और काम करवाता। मुझे बड़े बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। तो बच्चन जी को कितना भी चाहे बुखार क्यों न हो, लेकिन वो जो ट्यूशन करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे रात को, तो वो ट्यूशन पर भी जाते थे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? माने कि जो मजदूरी करते हैं, जो अपना पेट भरते हैं, रोज की कमाई से रोज का अपना पेट भरते हैं, उसे बीमार होने का कोई अधिकार नहीं है। लेखक की भी आर्थिक स्थिति सामान्य थी, इसलिए लेखक मानते थे कि अगर मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, तो वेतन नहीं मिलेगा, पैसा घर में नहीं आएगा और मेरे घर का गुजरान नहीं चलेगा। बीमारी अमीरों की हरमजादी है, गरीबों को उससे अपने पीछे न लगाना चाहिए। मानी लेखक कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो चाहे बीमार पड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास पैसा है। पैसों से दवा दारू लेकर वो अपने आप को ठीक कर देंगे। लेकिन हम जैसे लोग, जो सामान्य लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो अगर वो बीमार हो जाएंगे तो उनके पास दवा दारू के पैसे कहाँ से आएंगे। इसलिए हम गरीबों को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। तो लेखक थे, इसलिए बच्चन जी कहते हैं कि मैं जो लिखता था उसमें यह बुखार तो मेरा सहायक और प्रोत्साहक बना रहता था, क्योंकि बुखार में तो मैं और भी अच्छा लिख पाता था। एक तरह की आग जिसे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय जलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उछल करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अतबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। तो लेखक कहते हैं कि अगर मैं बीमार भी हूँ, मुझे जुकाम हो, बुखार हो, अगर लेकिन मैं चाहूँ कि मुझे लिखना है, तो ये बुखार भी मेरे लिखने के आड़े नहीं आता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हंसबाबुल और होते रहते थे। हंसबाबुल मानी कि बहुत आसानी से मैं काम कर पाता था। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पढ़ से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। तो अगर कोई मेरे बदन को छू ले, शरीर को छू ले और मुझे कहे कि तुम्हें तो बुखार हो गया है, तो तुम काम क्यों करते हो, आराम करो, लेकिन मैं कहता नहीं, हाँ मुझे बुखार है, लेकिन उस बुखार में भी मैं अच्छी तरह से काम कर पाता हूँ और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं सांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिक्स वर्कस हनुमान मैंने प्लूरूसी में पढ़े लिखी थी। तो प्लूरूसी भी एक प्रकार का बुखार है। तो लेखक कहते हैं कि मेरी जो ये दो रचना है वो भी मैंने बुखार में ही लिखी थी और उस पर जो पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार,
तो उसे मैंने ठुकरा दिया था। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बहरहाल मानी हर हद में अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। तो जब मैं जवान था तो बीमारी मुझे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी। मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता है। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। तो कवि के जो मित्र है विश्राम तिवारी, तो विद्यार्थी मित्रों यह लाइन अंडरलाइन कर देना, मार के पीछे भूत भागे, क्योंकि परीक्षा में आपको पूछा जाता है कि यह वाक्य कौन कहता है। मार के पीछे भूत भागे मानी कि अगर किसी से काम लेना हो तो उसे डांट पाट और मार भी देना पड़ता है, तभी वो अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन बच्चन जी कहते हैं कि मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे, मानी कि अगर बुखार हुआ हो और बुखार में भी आप काम करोगे तो आपका बुखार चला जाएगा। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। पिछले 9 महीने, 9 मानी 9 महीना, 9 महीनों से लेखक को यह बुखार था और उन्हें परेशान कर रहा था। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको ले गया। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। तो इस बुखार में लेखक ने अपने पाठशाला स्कूल जाना तो बंद कर दिया था, लेकिन लेखक ने अपने ट्यूशन चालू रखे थे, क्योंकि ट्यूशन की आमदनी की लेखक को ज़रूरत थी। अपने परिवार का गुजारा करने के लिए आमदनी तो चाहिए ही, इसलिए लेखक ने ट्यूशन जाना नहीं छोड़ा था। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। लेखक जो अच्छी अच्छी किताबें, कहानियाँ, काव्य, जो कुछ भी लिखते थे, उससे लेखक को उस किताब अगर बिक जाए तो लेखक को उससे अच्छी आमदनी मिलती थी। लेकिन वो जो बिक्री थी पुस्तकों की, वो किताबों की बिक्री नियमित रूप से किताब बिकती नहीं थी, लेकिन कभी कभी बिकती थी। तो नियमित नहीं थी, इसलिए आमदनी भी उन्हें नियमित नहीं मिलती थी। कर सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। तो इस बुखार के कारण लेखक ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। तब और इसके कारण लेखक के सिर पर कर्ज भी बहुत बढ़ गया था। कर्ज मानी देવું, આપણે જેને ગુજરાતીમાં દેવું કહીએ તો દેવું પણ ચડી ગયું હતું। और बुखार उनका 10 दिन, महीने भर, 9 महीने तक चला। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री 102 डिग्री के बीच। तो लेखक ने ट्यूशन, इतने बुखार लेखक को रहता था कि अब वे ट्यूशन भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि सुबह स्कूल जाते, बच्चों को पढ़ाते, और शाम को तो लेखक को पूरे दिन बुखार नहीं रहता था। लेकिन जब शाम हो जाए तो उनको 101 डिग्री और 102 डिग्री बुखार चढ़ जाता था। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। तपेदिक, निमोनिया हो गया है, तो इस एक प्रकार का क्षय जिसे हम बोलते हैं। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया है तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। एलोपैथी मानी एक अंग्रेजी पद्धति की दवा, जो लेखक कहते थे कि मेरे बूते से बाहर है। ये दवा महंगी आती थी, तो लेखक कहते कि ये महंगी दवा मैं ले नहीं सकता था। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी है? जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, तो श्यामा भी बीमार थी। तो लेखक ने एक बार बोला था कि श्यामा को जो बुखार है वो मुझे हो जाए। तो लेखक को लगा कि शायद ये बात सच हो गई है कि श्यामा अच्छी होती जा रही थी और बुखार मुझे होता जा रहा था। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है?
जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। तो लेखक सोचते थे कि मैं बीमार हूँ, इसलिए श्यामा स्वस्थ होने का नाटक कर रही है, मेरी देखभाल करने के लिए श्यामा स्वस्थ हो गई है, कहीं वो भी बुखार से ग्रस्त तो नहीं। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। तो लेखक सोचते थे कि श्यामा ने अपनी इच्छा से अपने आप को स्वस्थ कर लिया था कि कहीं श्यामा को भी बुखार हो जाए तो लेखक की चिंता और बढ़ जाएगी। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैंने सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र मानी कभी निष्फल न जाने वाला शस्त्र। तो उसने श्यामा ने क्या ब्रह्मास्त्र छोड़ा? मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वो खाना नहीं खाएगी। तो श्यामा ने लेखक को कहा कि आप डॉक्टर मुखर्जी को बताए, एलोपैथी दवा ले आए, अगर आप डॉक्टर को दिखाने नहीं जाएंगे तब तक मैं उपवास करूंगी, भूखी रहूंगी। उसने यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है, क्षय रोग। नुस्खा होने के लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। तो डॉक्टर ने दवाई की पर्ची दे दी और लेखक को कहा कि आप स्कूल जाना, ट्यूशन जाना बंद कर दे और घर में पूरी तरह आराम करे। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? लेखक को लगा कि डॉक्टर ने जो मुझे दवाई की पर्ची दी है, इतनी सारी दवाएं है, तो मुझे लगा कि क्या मेरी मृत्यु अब नजदीक आ गई है, कि क्या इतने ही दिनों के लिए आया था, इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। तो उनकी जो मधुशाला नाम का काव्य संग्रह है, यह उसकी पंक्ति है। तो लेखक को लगा कि मुझे ये सारी दवाएं देखकर तो लगता है कि अब मेरे जीवन का अंत नजदीक है। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था। क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? तो उन्हें लगा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो श्यामा विधवा हो जाएगी, तो क्या उसके भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। लेखक कहते हैं कि मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, लेकिन मृत्यु से पहले जीने का डर है। क्यों डर है? क्योंकि उनके ऊपर जो घर की सारी जिम्मेदारी है, श्यामा की जिम्मेदारी है। तो लेखक सोचते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे घर वालों का, श्यामा का क्या होगा? इसलिए लेखक कहते हैं कि मरने से पहले मुझे जीने का डर है। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? तो लेखक कहते हैं कि अगर मुझे बुखार ज़्यादा है और आराम करने के लिए मैं स्कूल में जाना छोड़ दूँगा, ट्यूशन छोड़ दूँगा और बगैर तनख्वाह के छुट्टी लेने को भी तैयार हूँ, लेकिन अगर ये सब करूँगा तो घर का खर्च कैसे निकलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। तो लेखक के जो भाई है शालिग्राम, तो लेखक कहते हैं कि उनकी पूरी तनख्वाह पर घर नहीं चल सकता और कहीं उनका तबादला मानी આપણે ગુજરાતીમાં જેને કહીએ બદલી થઈ જાય, नौकरीમાં तबादला हो जाएगा तो वो उसका वहाँ का घर चलाएगा, तो यहाँ वो पैसे नहीं बेच पाएगा। ऐसी स्थिति में घर का खर्च कैसे चलेगा? महंगी महंगी दवाई कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। लेखक की जो किताबें हैं तो वो कभी बिकती है, कभी नहीं बिकती, तो उनसे जो आमदनी मिलती है वो अनियमित है और उनके माथे पर कर्ज भी बढ़ गया है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई।
जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। लेखक कहते हैं कि श्यामा ने जब मेरी बीमारी सुनी तो वो घबरा गई, लेकिन फिर वह स्वस्थ हो गई कि कहीं लेखक श्यामा को घबराया देखकर, श्यामा को कांपता देखकर लेखक की चिंता और बढ़ न जाए। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवाशा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। तो लेखक की बीमारी जब उनके माता पिता ने सुनी तो वे भी घबरा गए, लेकिन लेखक के पिताजी ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी यह बीमारी ठीक करने के लिए अगर घर भी बेचना पड़े तो हम घर बेचकर भी तुम्हें ठीक कर देंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उच्छ्वास लेकर रह गया। उच्छ्वास माने निराशा। तो शालिग्राम उनका जो भय था वो निराशा सूचक नज़रों से लेखक को देखता था, क्योंकि वो लाचार था। वो जानता था, फिर भी वो अपने बड़े भाई के लिए कुछ नहीं कर पाता था। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। चारपाई मानी गुजराती में આપણે જેને પલંગ કહીએ તે। श्यामा की सेवा साकार हो गई। तो श्यामा ने भी इतने मन से, तन मन से लेखक की सेवा की कि धीरे धीरे लेखक ठीक होने लगे। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। जब मनुष्य कुछ भी काम करता है तो उसका पूरा ध्यान काम में होता है, बाकी कोई चिंता उसे सताती नहीं है। लेकिन जब कुछ काम धाम नहीं होता तब लेखक कहते हैं कि तब चिंता पूरे मन को घेर लेती है। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। किस्तें मानी जिन गुजराती में आप हफ्तो कहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ अदायगी चुकवनी। मेरी साख जुड़ी है, उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। तो लेखक कहते हैं कि मेरा इलाज ठीक से हो या ना हो, लेकिन मैंने जो कर्ज लिया है उसकी किस्तें बराबर जानी चाहिए, क्योंकि ये जो किस्तें हैं वो मेरी साख से, साख मानी इज्जत, मेरी साख से जुड़े हैं। अगर मैं पूरी तरह किस्तें नहीं दे पाया तो मेरी साख चली जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी और मुझे ये इज्जत मरने से पहले मेरी मौत आ जाएगी। अगर मेरी इज्जत चली जाएगी तो मैं पहले ही, मौत से पहले ही मर जाऊंगा। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? तो श्यामा कहती है कि आपका जो दवा चल रही है, जो इलाज चल रहा है, इस इलाज में आप अगर चिंता भी करते रहोगे तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। सभी मनुष्य का ऐसा है कि चिंता, जिन्हें स्ट्रेस आपने कहिए, मन पर ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हम शरीर ठीक नहीं हो पाता। क्योंकि मनुष्य के मन के जो भाव है वो मनुष्य के मन के जो भाव है, जो भी मनुष्य विचार करता है, जो भी चिंताएं करता है, उसका सीधा असर उसके शरीर पर होता है। इसलिए श्यामा कहती है कि अगर आप चिंता करोगे तो दवा का क्या लाभ होगा। मैंने कहा, ट्रैक्टर सोसाइटी से मुझ पर 400 कर्ज है, अन्य मित्रों के करीब 100। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घुटकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत है। तो श्यामा ने क्या लेखक को कहा? उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। ऐसा बोली तो लेखक चौंक गए, लेकिन श्यामा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लेखक कर्ज की चिंता न करे इसलिए। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। वज्र माने इंद्र का एक हथियार है, तो वो शक होता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वो क्या क्या नहीं कर सकती थी। तो लेखक को ऐसी बातें इसलिए वह कहती थी ताकि लेखक मन में कोई चिंता नहीं रखे।
मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वो मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। लेखक को लगा कि मैं जो मरने के बारे में सोच रहा हूँ वो बहुत गलत है, क्योंकि मुझे श्यामा के बारे में भी सोचना चाहिए। श्यामा के बारे में भी मुझे मृत्यु से लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसे जघन्य अपराधी कौन होगा। जघन्य मानी जो अपराध को जिस अपराध को माफ नहीं किया जा सके, ऐसा अपराध। तो लेखक कहते हैं कि अगर मैं श्यामा के लिए मेरी मौत हो जाए और श्यामा के लिए कर्ज की चिंता बनी रहे तो मुझसे अपराधी कोई नहीं होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात, जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। तो 15 दिन लेखक का इलाज चला तो उनके पास जो कुछ बचे कुचे पैसे थे वो खत्म हो गए। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। तो लेखक चाहते थे कि उनके पिताजी उनका घर नहीं बेचे। क्यों नहीं बेचे? क्योंकि पिताजी ने अपने जीवन में खूब संघर्ष करके भूखे नंगे रहकर यह शरण स्थल मानी वृद्धावस्था में रहने के लिए की जगह घर बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता और मेरे कारण यह घर बिक जाए, यह मैं लेखक कहते कि यह मैं नहीं चाहता। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता। लेकिन लेखक कहते कि मेरे माता पिता को उस घर में मौत आए ऐसा उनका नसीब नहीं था। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि दी और बल भी दिया। श्यामा के लिए मुझे कोई चिंताएं नहीं छोड़नी है, श्यामा के लिए मुझे जीना है। यह बात ने लेखक को जीने के लिए बल दिया, मृत्यु के सामने संघर्ष करने का बल दिया। मैंने डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या कुछ, उन्होंने अपने बदनाम मुंह पर स्वभाव से कहा, पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। तो डॉक्टर ने भी इतनी बेरहमी से ऐसा कह दिया कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, जाओ तुम मरो। मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिला है। तो लेखक कहते हैं कि अगर मेरे जीवन में कोई भी चुनौती आती है तो मुझे उस चुनौती का सामना करने का बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल ना आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। तो लेखक कहते हैं कि अगर वो मुझे आशीर्वाद दे देते कि तुम 100 बरस जियो तो शायद मृत्यु के सामने संघर्ष करने का इतना बल मुझे नहीं मिलता जितना बल उन्होंने जाओ मरो कहा और मुझे संघर्ष करने का बल मिल गया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुएं के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिर्फ बात लेने का विधान था। लुई कुएं पानी के इलाज से तो टब में ठंडा पानी भरना और फिर उसमें बैठ जाना, उसे सिर्फ बात कहते हैं। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुएं के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। तो लेखक को लगा कि इस इलाज में और कोई खर्च नहीं होता, इसलिए मुझे यह इलाज अच्छा लगा और मैंने यह इलाज चालू कर दिया और थोड़े ही दिनों में मैं अपना काम धीरे धीरे करने लगा, स्कूल भी जाने लगा।
केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। मुआवजा मानी वेतन, पैसा। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। तो लेखक कहते हैं कि मैंने रात की ट्यूशन छोड़ दी थी, लेकिन उससे उस ट्यूशन से जो मुझे वेतन मिलता था वो वेतन मुझे अपनी किताबों की बिक्री से मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्थी पंथा कहा और मेरे पीछे चली। तो लेखक कहते हैं कि मैं जो कुछ भी काम करता, श्यामा ने कभी भी मेरा विरोध नहीं किया, लेकिन हमेशा मुझे साथ दिया। और स्वस्ति पंथा, स्वस्ति मानी कल्याण, जो वो मानती थी कि लेखक जो काम करे उसमें उनका कल्याण हो। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। तो वह श्यामा अपना तन मन लगाकर लेखक की सेवा करती रही और हमेशा लेखक को आगे बढ़ाती रही। राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अड़ी इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वो यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया मानी मार दिया, और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। तो श्यामा खुद भी बीमार थी, लेकिन लेखक की बीमारी ऐसी थी कि श्यामा उन्हें और चिंता देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कभी भी अपनी बीमारी के बारे में लेखक को नहीं बताया और हमेशा स्वस्थ रहने का प्रयत्न किया और लेखक की सेवा करती रही। कभी भी उसने अपनी उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की, मानी कि उसे कुछ हो रहा है ऐसी शिकायत उसने कभी नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। तो लेखक कहते हैं कि उसकी इस निश्चिंतता के कारण मुझे अपने रोग से लड़ने की शक्ति मिली। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। तो लेखक कहते हैं कि श्यामा ने न जाने अपने आत्मनियंत्रण से नियंत्रण माने अपने आप में नियंत्रण, और अपने इच्छा बल से या अपनी जीत से उसी के कारण उसे अपने आप की बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। कैसी कीमत देखो, अपने क्षयजोर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। मानी कि लेखक स्वस्थ हो गए और उसी दिन से श्यामा बीमार हो गई और चारपाई पर लेट गई, फिर कभी न उठ पाई। मानी कि उसकी मृत्यु हो गई। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वो पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। तो लेखक कहते हैं कि हम दोनों ने मृत्यु के सामने संघर्ष किया। उसने मेरी इतनी सेवा की लेकिन मेरी चिंता के कारण वह अपनी मृत्यु से मुक्त नहीं हो पाई और आखिर में उसकी मृत्यु हो गई। विद्यार्थी मित्रों, अंत में शब्दार्थ और टिप्पणी दी गई है, तो वो आपकी नोटबुक में लिख देना, और स्वाध्याय जो है वो भी आपकी नोटबुक में लिख देना, और ये बोर्ड पर जो शब्द लिखे हैं वो शब्दार्थ भी अपनी नोट में लिख देना। थैंक यू।